एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर डिस्कस हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसमें लगभग अब हमारा ये सेशन कंप्लीट होने ही वाला है दोस्तों। अब इस सब्जेक्ट में कोई विशेष लेक्चर नहीं बचे हुए, बस हाँ कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक और होंगे इसमें और ये सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र सेकंड अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंदर जितने भी टॉपिक थे लगभग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बचे हुए जैसे कुछ एक दो टॉपिक हमें उत्तर प्रदेश से की यूनिवर्सिटियों से लेना है, 2-3 टॉपिक हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेना है, बाकी सब लगभग कंप्लीट है, बाकी स्टेट के लिए लगभग कंप्लीट है। ठीक है, चलिए तो आज की इस टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता पर, जुडिशियल एक्टिविज्म पर। कुछ दोस्तों के लिए ये पहला कंसेप्ट एकदम नया कंसेप्ट हो सकता है, पहली बार न्यायिक सक्रियता सुनने में आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए व्यवहारिक रूप से समझने के बाद में आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। कुछ भी इसमें विशेष नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है यार, एकदम ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, कुछ भी नहीं है, अभी देखने बताऊंगा मैं, इसका अर्थ समझाऊंगा तो एकदम आपको भी आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 32 होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, जिससे इससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे जो है माफ करना, मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन जो पहली बार आए हैं सेशन पर उनको बता दूं कि दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्टों को, बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक और फुल डिटेल में विद नोट्स पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। और सभी जितने भी टॉपिक हम आपको यहाँ एनालाइज करवाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन को दृष्टि में रखते हुए उनको उसी लेंथ में, उसी फुल डिटेल के साथ में आपको क्लियर करवाते हैं। और पीडीएफ फाइल में मैं आपको उतना प्रोवाइड करता हूं जितना कि आपके बीए के एग्जाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सभी लेक्चर के लिए आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से लिंक ग्रुप है, जहां पर आपको सभी क्लास नोट्स हमारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यूनिट 5 के अंदर ये वैसे तो लास्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें न्यायिक सक्रियता पर हम चर्चा करेंगे। न्यायिक सक्रियता पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता, ये 3 कंसेप्ट थे हमारे यूनिट 5 के अंदर जब हमने सिलेबस को एनालाइज किया था तब उस समय। लेकिन अब इसमें कुछ और हम टॉपिकों को जोड़ेंगे जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अनुसार हो सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आपके टॉपिक मैच नहीं हो पाते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट की एक समस्या होती है, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुनिए, आप अपने सिलेबस के टॉपिकों को मैच करें और उनके अनुसार ही अपना अध्ययन को जारी रखें। कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपका टॉपिक नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा उचित होगा, लेकिन छोड़ भी सकते हैं। और जो टॉपिक है आपके उसमें, उसको मैच कीजिए, टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिकों को मैच कीजिए, उसके अनुसार ही अपने क्लास को जारी रखें। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये भारत के 8 राज्य, भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, तो उनकी सभी यूनिवर्सिटियों को कवर, जो भी यूनिवर्सिटी का जितना सिलेबस है उन सबको कवर करके ही उन सभी टॉपिकों को हम यहाँ प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो आपके सिलेबस से मैच नहीं होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस से मैच नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे, आपके टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, और नहीं मिले तो आपको हमने व्हाट्सएप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, वहां पर आप हमें बताइए। चलिए बात करेंगे दोस्तों आज के सारांश की। आज की इस पूरे टॉपिक में हम करने वाले क्या क्या है, तो इस पूरे न्यायिक सक्रियता को हम अवधारणा या अलग अलग रूपों में, अर्थात इसके प्रकार या मान्यता और आलोचना, इस प्रकार के 3 कंसेप्ट है, 3 कंसेप्टों के माध्यम से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें इसकी अवधारणा की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप इसका व्यवहारिक पक्ष समझिए। न्यायिक सक्रियता होता क्या है व्यवहारिक रूप से एक बार समझ लीजिए। इसका एकदम व्यवहारिक पक्ष जो भी हो सकता है, इसका अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि क्या हो सकता है, न्यायिक सक्रियता है क्या। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, तो फट से आपको पता चल जाता है कि क्या है, उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में छप जाता है। जब हम बोलते हैं हाई कोर्ट, पता है क्या होता है। जब हम बोलते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या जो भी हम बोलेंगे, तो जो जो हमको याद होता है वो सब अपने दिमाग में आता है, लेकिन कब आता है, जब आपने उसका व्यवहारिक अध्ययन किया होगा तो आता है। ठीक है, अब जो इसी प्रकार से न्यायिक सक्रियता, अब न्यायिक सक्रियता क्या है, तो आपका दिमाग कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं न्यायिक सक्रियता के बारे में। हाँ अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर पता चल जाएगा कि न्यायिक सक्रियता वास्तविक रूप से क्या होती है। ठीक है, इसका व्यवहारिक एक पक्ष समझिए दोस्तों। सक्रियता, सक्रियता क्या होती है। सक्रियता का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी संस्था हो सकती, व्यक्ति हो सकता, कोई भी, हम व्यक्ति का एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति सक्रिय हो, एक्टिव हो जाए किसी कार्य को करने के लिए, और इतना एक्टिव हो जाए, इतना एक्टिव हो जाए कि वो अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर कार्य करने लगे। फॉर एग्जाम्पल आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर मैं बात करूं, तो जब आप पहली बार कभी जिम को ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं,
पहले दिन एक्सरसाइज इतनी खतरनाक कि फिर एक हफ्ते तक आप उठते ही नहीं है, होती है ना। पहले दिन करें, चलो दूसरे दिन भी फिर भी इतने ज्यादा इंतजाज में है, इतने ज्यादा उत्साहित है कि फिर से चले गए। दूसरे दिन भी फिर ताबड़तोड़ हमने एक्सरसाइज कर ली, फिर क्या होगा, फिर भी होता वही है दोस्तों। तो इसी को हम बोलेंगे न्यायिक सक्रियता, अर्थात कि अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर के कार्य कर लेना, है ना, जबकि आपकी क्षमता अलग कम थी और आपने अधिक उससे ज्यादा कार्य किया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जब हम इसी बात को, इसी सक्रियता को जब हम प्रशासनिक फील्ड में लेकर जाएंगे और जब हम इसको न्यायिक सक्रियता पर बात करेंगे तो इसका प्रभाव चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा, आप समझिए। न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करें तो न्यायिक सक्रियता में, न्यायिक सक्रियता मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे आप लोग, जब भी सुप्रीम कोर्ट अर्थात हमारा सर्वोच्च न्यायालय जब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने लगे तो उसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। फिर से समझिए, भूल जाइए इसको। हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ शक्तियां प्रोवाइड की है, ये तो आपको पता है। आप बोलेंगे जल्दी से हाँ, है ना, ऐसे हामी मुंडी हिलाओ कि हाँ पता है, दी है। तो संविधान ने कुछ अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं और उन अधिकारों की वजह से सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी तंत्र के अधीन आकर कार्य नहीं करता है। वो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र प्रकृति का होता है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य को संचालन करता है, ये आपको सबको पता है। ठीक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, संविधान ने बोला सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देते वक्त कि भाई आपको आपको ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं, इन अधिकारों का ही प्रयोग करना है और इसी क्षेत्र के अंदर ही कार्य करना है। मतलब कि आप संविधान की व्याख्या कर सकते हो, ये आपको हम अधिकार देते हैं। आप न्यायिक कार्य कर सकते हो, अर्थात कि जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हो, वो कार्य आप कीजिए, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा। या इसके अलावा जो भी कार्य आपको हमारे द्वारा सौंपे जा रहे हैं, आप सिर्फ वही कार्य कीजिए, इसके अलावा किसी और के कार्य में टांग मत अड़ाइए, किसी और के कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए। और अगर आपने किसी और के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उसको हम कहेंगे न्यायिक सक्रियता। क्या अब क्लियर हुआ है क्या भाई? जो अधिकार आपको दिए हैं आप वही काम कीजिए, इससे ज्यादा काम करके किसी और का कार्य करने लग जाएंगे ना तो उसी को हम कह देंगे न्यायिक सक्रियता। ठीक है, एक प्रकार से कि न्यायपालिका अपनी मनमानी करने लगी है, कि न्यायपालिका के पास इतने अधिकार आ गए हैं कि वो मनमानी करने लगी है, वो विधायिका को डिस्टर्ब कर रही है, विधायिका को बोल रही है कि नहीं नहीं ये कानून आपने गलत बनाया, ऐसा नहीं, आप ऐसे कानून बनाइए। ठीक है, कार्यपालिका को आदेश देने लग गई कि कार्यपालिका आप जिस प्रकार से अपने कार्य नीतियों का संचालन कर रहे हो ना, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं, आप हमारे बताए अनुसार कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो ये क्या होगा दोस्तों, जबकि न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि आप विधायिका को बोले कि आप कैसे कानून बनाकर लाएं, या आप कार्यपालिका को बोले कि आप अपनी नीतियों का संचालन कैसे करेंगे, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है। लेकिन न्यायपालिका जब ये कार्य करती है, जो मैंने अभी आपको बताया, जब ये कार्य करती है तो उसी को हम यहाँ पर न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। क्या अब समझे? अगर समझ गए हो तो कमेंट में थम। ठीक है, चलिए अब जरा हम थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल रूप से हम इसे कोई न्यायिक सक्रियता को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत दोस्तों जो मैंने आपको व्यवहारिक रूप समझाया वही यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आपको समझ आता चले, आपको रिवीजन हो जाए। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायपालिका अपने परंपरागत दायित्व जैसे कानूनी विवाद, संवैधानिक व्याख्या या अपने नियमित कार्यों से हटकर, उससे आगे बढ़कर आम जनमानस के हितों की रक्षा करने के लिए जब ऐसे प्रयास करती है। क्या बोला कि जब न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अपनी परंपरागत कार्य विधि, परंपरागत कार्य क्या थे उसके, वे संविधान की व्याख्या करना, कानूनी जो विवाद है उनको निपटाना, या जो नियमित जो भी उसके कार्य थे कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित, उन कार्यों को करने के अलावा जब वो जनता के हित में अपने कार्यों से बाहर जाकर के जब कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसी को हम न्यायिक सक्रियता कह देंगे। इसके अलावा जनसाधारण के हित में सरकार को निर्देश दे देना कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, सरकार को निर्देश हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये राइट नहीं है कि वो सरकार को आदेश दे कि आप ऐसा करें, है ना।
तो सरकार को निर्देश देना, जन साधारण के हित में, जनता के हित में, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना। भाई सरकार, देखिए इसको कंटिन्यू कीजिए पहले आप। सरकार को निर्देश देना किसके, जनता के हित में या देश के हित में सरकार को आदेश देना, या सरकार की मनमानी पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारिता, तो सरकार की मनमानी पर रोक लगाना, ये क्या होगा, तो ये भी न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने फिर बताया आपको, बीए के स्टूडेंट हो आप लोग, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई अगर सब्जेक्ट में बोलता हूं ना तो बीए को ही बोलता हूं। बीए क्यों, क्योंकि बीए के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती है जो आपको इंसान से वास्तविक इंसान बनाती है ना। इस पृथ्वी पर पैदा होकर अपना भरण पोषण करना ये आम बात है दोस्तों, है ना। आपको अन्य प्राणियों से अलग करना कौन करता है अलग, आपको आपका ज्ञान करता है, और आपको सर्वथा सर्वथा सर्वव्यापक रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बीए के ही इन सब्जेक्टों के द्वारा होता है, जिससे वास्तविक रूप से आप मानव बन जाते हैं। ठीक है, तो जो बीए को अच्छे से पढ़ता है उसमें सर्वगुण संपन्न जो कहते हैं हम लोग, तो सर्वगुण संपन्न आप हो सकते हैं शायद, बस ठीक से पढ़िए, इस चीज को समझते चलिए। तो मैं ना कहने का अर्थ ये है कि जब हम न्यायिक सक्रियता की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए आप मुझे कभी भी किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में पूर्णता नेगेटिव नहीं देखेंगे और पूर्णता पॉजिटिव भी नहीं देखेंगे। मेरे विचार में हमेशा अपने पास रखता हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं थोपूंगा और ना कभी थोपता हूँ। किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी राय मशवरे को लेकर के मैं अपने विचार आप पर नहीं थोपता हूँ, बल्कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूँ जिससे कि आप उसके बारे में एनालाइज कर सके, सकारात्मक नकारात्मक। ये आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है कि आप सकारात्मक सोचते हैं उसके बारे में या नकारात्मक सोचते हैं। जहां मैं न्यायिक सक्रियता को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो अभी तक के ही इस लेक्चर में कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं, छात्र हैं, जिन्होंने अभी तक इसकी नकारात्मक एक स्ट्रक्चर बना लिया होगा, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शून्य पढ़ा होगा, कुछ बना ही नहीं पाए होंगे। लेकिन ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिन्होंने सकारात्मक इसकी भूमिका बनाई होगी। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ें तो अपना पर्सनल जो अनुभव है उसको बाहर रख करके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर ही उस पर ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज की अगर गुण होते हैं ना तो अवगुण होना भी तय है, 100% उसके अवगुण भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता अगर अच्छी है तो बुरी भी होगी और बुरी है तो अच्छी भी होगी। ठीक है, तो देखिए सरकार पर नियंत्रण रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण रखेंगे तो सरकार का कार्य फिर न्यायपालिका करने लग जाएगी, और न्यायपालिका अपनी मनमानी करेगी तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। जब कभी सैनिक कानून लगता है देश में तब पता चलता है। अभी अभी कुछ समय पहले दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था 3 महीने का, तो क्या हालत थी हम लोगों की, पता है ना आप लोगों को, कि उस समय लोकतंत्रात्मक शासन था क्या। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन मतलब कि जो एक वास्तविक शासन होता है, जो नियमित शासन होता है, वो था क्या। लॉकडाउन में सब अंदर पड़े हुए थे, किसी को कोई अधिकार नहीं थे, सब अधिकार छीन लिए गए थे आप लोगों से। तो वो क्या था, एक आपातकाली तो था। सैनिक शासन में क्या होता है, सेना का अधिकार होता है, तो क्या आपको इतने राइट मिल प्राप्त होते हैं। तो जब न्यायपालिका का जब शासन होगा, एक लोकतंत्रात्मक या गणतंत्र शासन को हटा करके जब न्यायपालिका शासन आप पे करने लग जाएगी तो आपकी स्थिति क्या होने वाली, सोचिए आप लोग। तो किसी भी चीज की अति सर्वथा अनुचित होती है, सर्वथा अनुचित होती है, अति सर्वथा अनुचित होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इनके दोनों पक्षों पर ध्यान देना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज को लेकर चलना है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त दोस्तों जब ये सरकार पर नियंत्रण रखती है और स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लगाती है तो भी इसको हम न्यायिक सक्रियता ही कहेंगे। और न्यायपालिका की एक ये रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका में के रूप में सामने आ रही है। हालांकि ये पहले नकारात्मक रूप से ली जा रही थी, लेकिन अब अगर हम बात करें, वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक सकारात्मक रूप में सामने आ रही है। सकारात्मक रूप में मतलब क्या हुआ कि जनता के हित में सरकार पर नियंत्रण प्रभावी बनाते हुए, नियंत्रण डालते हुए जनता के हित में आ रही है, इसीलिए इसको रचनात्मक और जनता के पक्ष में कहा गया है, सकारात्मक कहा गया है। भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत, देखिए दोस्तों, न्यायिक सक्रियता की शुरुआत की अगर बात करें भारत में तो ये 80 के दशक से स्टार्ट हुई थी, और पिछले कुछ दशकों में देखिए कुछ अधिनियम आए थे, वो इसी का परिणाम था, न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम था। जैसे ही न्यायपालिका ने अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने विधायिका को डिस्टर्ब किया, विधायिका को आदेश निर्देश दिए, विधायिका पर कंट्रोल करना प्रारंभ किया, उसको निर्देश दिया कि आप इस प्रकार के कानून बनाइए, तो कुछ कानून बनकर आए थे, वो न्यायिक सक्रियता के ही उदाहरण है। जैसे समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनवाना,
समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनवाना, आरक्षण के लिए 50% की सीमा का निर्धारण करवाना, अपराधियों को अदालत की आज्ञा के बिना हथकड़ी न पहनाना, सरकारी पदाधिकारियों की पदोन्नति के आरक्षण का विरोध करना, गंगा के बढ़ते प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए दबाव बनाना, राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, उद्योग के हस्तांतरण आदि अधिनियम प्रतिपादित करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार पर उचित प्रभाव डाले थे। और उन्हीं प्रभावों का परिणाम था कि ये सब अधिनियम निकल कर बाहर आए। इसी कारण से कहा गया कि ये न्यायिक सक्रियता के उदाहरण है, न्यायिक सक्रियता है, ठीक है ना। तो इनमें पिछले वर्षों में देश में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के तहत ही इनका निर्माण या निर्णय लिए थे। और इसी के साथ ही देश में भ्रष्टाचार और बढ़ते आर्थिक घोटाले, इन सब पर कंट्रोल, नियंत्रण लगाने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार बार इस प्रकार के निर्देश दिए जाते रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके विभिन्न रूप और मान्यताओं की, विभिन्न रूप एवं मान्यताएं। तो विभिन्न रूप और मान्यताओं के अंतर्गत हम 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसके रूप हो सकते हैं, क्या इसकी मान्यता है, किसकी न्यायिक सक्रियता की। तो जनहित याचिका को मान्यता, देखिए किस प्रकार से कार्य करेगा ये, कैसे ये न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक सक्रियता को अंजाम कैसे देता है, कैसे न्यायिक सक्रियता लेकर आते हैं। देखना, जनहित याचिका को मान्यता, भाई जनहित याचिका को मान्यता दे दी गई, इसके द्वारा न्यायिक सक्रियता आई है, कैसे आई है डिटेल में आगे देखेंगे। सेकंड में बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट बता रहा है हमको कि कानूनी न्याय के साथ ही आर्थिक सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया है, आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है, सरकार का अधिकार है। सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण ये भी है, और आवश्यकता पड़ने पर शासन को निर्देश देना। तो ये सब सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार नहीं है, बल्कि ये तो सब के सब सरकार के अधिकार है, जिसकी सरकार होगी, जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है उसके कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं ये, और उस प्रकार से अपना कार्यों को करवाने का प्रयास करते हैं। ये जो है न्यायिक सक्रियता ही कहलाएगी है, ठीक है। अभी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। अब आगे मैं आपके सामने स्पष्ट करके पूरा क्लियर करके रख दूंगा, अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आप अपने विचारों के अनुसार उसको देखिए, ठीक है। और चूंकि सबके विचार अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, किसी के विचार गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप किसी पॉइंट को लेकर नेगेटिव है तो आप गलत है, नहीं भाई, आपके नेगेटिव विचार है तो आपके भी अपने स्वयं के विचार है ना, तो उसको मैं गलत कैसे कह सकता हूं। और अगर आप उस बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो भी आप गलत नहीं हो सकते, भाई अपने स्वयं के विचार है, आप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन करके इनको समझते हैं जरा। जनहित याचिका को मान्यता, दोस्तों जनहित याचिका क्या होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको पता होगा भी, और कुछ दोस्त ऐसे जिनको पता नहीं होगा कि जनहित याचिका क्या होती, PIL क्या होती है। देखिए इसको पहले तो आप समझिए, एक कानूनी धारणा है, इसलिए थोड़ा सा जो है हटके होगा हमारे सिलेबस से, हमारे जो अभी तक पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि कानूनी शब्द है इसलिए। जनहित याचिका, जनहित याचिका दोस्तों कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता का कदम नहीं उठाया था, उससे पहले की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आपको ही जाना पड़ेगा, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आप स्वयं जाएंगे, जाकर के आवेदन लगाएंगे, तो ही आपका आवेदन एक्सेप्ट करेंगे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है। ये नियम था पहले, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ आदेश या निर्देशों के माध्यम से ये तय कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि अब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है और वो न्यायालय तक आने में सक्षम नहीं है, तो कोई भी अन्य व्यक्ति भी उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पास आ सकता है, हमें आवेदन दे सकता है, और हम उस पर सिर्फ लिखित आवेदन के माध्यम से ही कार्यवाही कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये होती है जनहित याचिका, पहले ऐसे, बाद में इस नियम को आगे बनाया, ठीक है। अब जनहित याचिका क्या होती है, इसको और अब थ्योरेटिकल पार्ट स्पीड से अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए जैसा मैंने आपको भी बताया कि परंपरागत रूप से, अर्थात कि प्राचीन समय से जो चला आ रहा था न्यायालय के अंदर, तो परंपरागत रूप से न्यायालय वाद लाने का अधिकार
उसी व्यक्ति को, है ना, उसी व्यक्ति का था जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हुआ है। लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियम को पलट दिया, बदल दिया और ये व्यवस्था कर दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है या आवेदन ला सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया, जिसके अधिकार छीने गए हैं, उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति मुकदमा लड़ सकता है न्यायालय में आकर के। अब ये पाबंदी हटा दी है कि जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वही व्यक्ति आकर के यहाँ मुकदमा लड़े, ये आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भाई गरीब है, अपंग है, सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर आवेदन दे सकता है और सिर्फ लिखित आधार पर ही, लिखित रूप से आवेदन देने पर ही सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही अपनी प्रारंभ कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल देना भी न्यायिक सक्रियता हो जाएगी। तो कैसे होगी वो, तो पहले समझा जाता था कि न्यायालय का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है। क्या है लिखा इसमें कि पहले अर्थात परंपरागत रूप से शुरू में हम ये समझते थे कि न्यायालय सिर्फ और सिर्फ न्यायिक कार्य ही या न्याय प्रदान करने का ही कार्य करती है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालय का विशेष दायित्व है और न्यायालय कानूनी न्याय से आगे बढ़ करके आर्थिक और सामाजिक न्याय भी प्रदान करे समाज को, ये भी आवश्यक हो गया। तो इसको अगर व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें तो हम इसको सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि दोस्तों न्यायिक सक्रियता के मतलब जो न्यायपालिका है हमारी, उसका विशेष कार्य क्या था कि सिर्फ जनता को न्याय प्रदान करे, सिर्फ जनता को न्याय प्रदान करे। ठीक है, लेकिन आगे चल करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने जो है अपने न्याय प्रदान करने के क्षेत्र से और आगे बढ़ करके समाज को अब सामाजिक और आर्थिक प्रकार की जो सुविधाएं होती वो भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया, अर्थात उस क्षेत्र में भी जो है न्याय देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से जब वो न्याय का क्षेत्र छोड़कर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जब न्यायालय आ रहा है तो उसी को भी हम न्यायिक सक्रियता के नाम से ही जानेंगे, न्यायिक सक्रियता ही कहेंगे कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ रहा है, न्यायालय जो है अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सरकार की स्वेच्छाचारिता या पर नियंत्रण। भाई सरकार अपनी मनमानी करती है, विभिन्न कार्यों को लेकर सरकार अपनी मनमानी करती है, तो उन मनमानियों पर भी नियंत्रण लगाने का कार्य भी प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है जरा पढ़ लीजिए। संविधान और कानूनों के अंतर्गत कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वविवेक शक्तियां प्रदान की गई है। भाई आपको पता है अच्छे से कि जो हमारे कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं, कार्यपालिका के जितने अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को कुछ अधिकारी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च पदों के जो अधिकारी होते हैं, उन्हें संविधान या अधिनियम के द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है कि वो अपने स्वविवेक के आधार पर कार्य कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। अब चूंकि ऐसी जो शक्तियां होती है स्वविवेक वाली या अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाली जो शक्तियां होती है, वो उन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? अनुचित प्रयोग करने लग जाते हैं। तो उन अनुचित प्रयोगों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट उन उच्च अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं कि आपको जो शक्तियां प्रदान की गई है, स्व विवेक वाली शक्तियां प्रदान की गई है, उन शक्तियों का प्रयोग आप मनमाने तरीके से नहीं करोगे, जहां उचित है, जहां आवश्यक है, वहीं पर इनका प्रयोग करोगे। तो ये भी तो न्यायिक सक्रियता हुई ना। भाई किसी कार्यपालिका के अधिकारियों को आदेश देने का कार्य थोड़ी ना है न्यायपालिका का, लेकिन फिर भी आदेश दे रही ना, जनता के हित में आदेश दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये भी न्यायिक सक्रियता हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में ये सब पढ़ते रहना यार, मैं आपको इसका बेसिक टर्म समझाते चल रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो शासन को आवश्यक निर्देश, देखिए समझाने बैठूंगा ना तो एक एक पॉइंट पर हम आधा घंटे से आपको समझा सकते हैं और आप समझते चलेंगे, आपको भी आनंद आएगा समझने में, बहुत मतलब कि आप भी खुद डूब जाएंगे लेक्चर के अंदर। लेकिन चूंकि जितना आवश्यक हो ना उतना ले ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हालांकि कम नहीं है जितना प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अन्य YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर हैं, आदरणीय टीचर है पढ़ाने वाले। मैं किसी को बारे में गलत नेगेटिव कभी बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो महान है भाई, मैं एक बहुत बड़ा अंडा जीरो हूँ, है ना, मैं अपने आप को जीरो मान के चलता हूँ। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे एक से एक महान टीचर पढ़े हैं, बहुत माफ करना, वो एक से एक टीचर बहुत महान टीचर है, यूट्यूब पर ही है दोस्तों, फ्री प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विस्तार नहीं देते हैं, वो दे सकते हैं, क्षमता है उनकी देने की, लेकिन देते नहीं है। अब क्यों नहीं देते हैं मुझे नहीं पता,
ठीक है। अब तो विस्तार एक यूट्यूब पर ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं जो आपको विस्तार प्रोवाइड कर रहा हूं ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, इतनी मेहनत तो कर रहा हूं वाकई में, कि आपको अन्य किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर इतना विस्तार पूर्वक क्लासेस नहीं मिलेगी, पूरी टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं मिलेगी, है ना। जितनी क्षमता है मेरे अंदर, मैं उस पूरी क्षमता का परिचय देते हुए आप लोगों को ये इतना डाटा प्रोवाइड करता हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग भरा डाटा प्रोवाइड करता हूँ कि आपको एक बार पढ़ेंगे और खट से समझ आएगा। ठीक है, बाकी सब बातें तो चलो होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट है शासन को आवश्यक निर्देश देना। तो शासन को आवश्यक निर्देश देना, भाई शासन व्यवस्था में सरकार भी कुछ ऐसे कार्य करने लग जाती है जो कि अनुचित हो सकते हैं, जनता के हित में ना हो, है ना। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने जब ये देखा कि जांच एजेंसियां, देखिए अब यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है दोस्तों, कि जो जांच एजेंसियां होती थी, जो जांच एजेंसियां होती हैं, वो क्या करती है कि भाई जब कोई घोटाला होता, कोई आर्थिक घोटाला होता, कोई चारा घोटाला होता, कोई जो है कई बड़े बड़े स्कैम होते रहते हैं कई विभिन्न प्रकार के, मुझे तो पता नहीं किस किस प्रकार के जो घोटाले होते हैं, क्योंकि घोटालाबाज ही इतने खतरनाक है कि यार मैं क्या बताऊं आपको, कैसे कैसे लोग निकल कर आते हैं, ऐसे ऐसे घोटाले करते हैं ना कि चारा खा जाते हैं लोग ना। मतलब कि मजदूरों की मजदूरियां खा जाते हैं, जिनको खाने को अनाज नहीं है उन बेचारों की मजदूरियां खा जाते हैं। कई प्रकार के घोटाले तो समझते हैं ना तो फिर दिमाग खराब होता है। तो उन सब घोटालों जब सामने आते हैं, वो घोटाले कुछ महान अच्छे लोगों के प्रयासों से जब वो घोटाले बाहर आते हैं, तो उन घोटालों की पूरा जो चिट्टा सामने रखने के लिए, उसका पूरा चिट्टा खोलने के लिए जो एजेंसियां लगाई जाती है, जांच के लिए एजेंसी गठित की जाती है, तो वो एजेंसी पता क्या करती है, जब वो बड़े अधिकारियों के लिए वो कोई इस विशेष कार्य नहीं करती है, अगर देख लेती है वो एजेंसी कि उस कार्य में या उस घोटाले में कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है या कोई उच्च अधिकारी इन्वॉल्व है, तो फिर उसका निरीक्षण करने में, उसकी जांच पड़ताल करने में वो ध्यान नहीं देते, बस एक कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करके और पेश कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वो कोई परिणाम, उसका परिणाम सामने नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार की चीजों को न्यायालय ने कई बार देखा, उसको अनुभव किया, इसी के कारण उनको न्यायिक सक्रियता को लाना पड़ा। तो इन एजेंसियों को भी न्यायपालिका ने चेतावनी दी, निर्देश दिया कि वो अपना कार्य ढंग से करें, अपना कार्य ढंग से करें। आपके सामने कौन है, आप किसकी जांच करने जा रहे हैं, वो मत देखिए, आप अपने काम पर ध्यान देंगे, चाहे कितना बड़े से बड़ा अधिकारी भी होगा, तो उसके लेकर भी आप पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के निर्देश देना भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, बहुत हो गई तारीफ न्यायिक सक्रियता की, कि न्यायपालिका वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। देखिए जब हम न्यायिक सक्रियता को पढ़ते हैं ना, तो इसके पॉजिटिव तो कोई भी बोल सकता है, मैं खुद बोल रहा हूं दोस्तों आपसे कि पॉजिटिव कोई भी बोल पाएगा। क्यों बोल पाएगा? क्योंकि न्यायिक सक्रियता सरकार पर कंट्रोल कर रही, चलो अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया सरकार की तो दुश्मन है, तो भाई फिर चुनते क्यों हो, सरकार बनाते क्यों हो यार। एक करो क्रांति भयानक तरह से, सरकार को उखाड़ के फेंक दो, राष्ट्रतंत्र स्थापित हो जाए, तो फिर बस पड़े रहना गुलामों की तरह देश में। मेरे समझ नहीं आता कि सबके सब मिलकर के सरकार का विरोध क्यों करते हैं हर बार। भाई जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए ना। अगर आप में इतनी ताकत है कि आप सरकार बदल सकते हैं, तो ये बताइए कि शासन में मौजूद कमियों को दूर नहीं कर सकते हो आप? कर सकते हो, शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। तो वो करें आप, सरकार का विरोध ना करें। सरकार अपना कार्य करती है, जैसे आप उम्मीद करते हैं ना वैसी कार्य करती है। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा कार्य करती है। अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो वो अपने हिसाब से कार्य करती रहेगी, और जब हम कुछ कहेंगे तभी तो वो अपने अनुसार कार्य करेगी। तो भाई कुछ कहिए ना, है ना। खाली विरोध करने से कुछ नहीं होता है, आपको बताना पड़ेगा हमें क्या करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान निर्माता हमारे वाकई में बहुत महान इंसान थे, और जिस प्रकार से उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जिन क्षमताओं को उन्होंने प्रदर्शित किया, जिन क्षमताओं को उन्होंने दिखाया है संविधान निर्माण करते वक्त, वाकई में पूरे विश्व में ऐसी क्षमतावान महापुरुष आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान निर्माण सभा की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर जो महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, उसमें पूरे विश्व में ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बहुत महान लोग थे वो। तो जब उन दूरदर्शी लोगों ने सोच समझ करके कार्यपालिका बनाई, विधायिका बनाई, न्यायपालिका बनाई, और सबको अपने अपने अधिकार दिए हैं, तो सब अगर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करेंगे तो वो ज्यादा उचित होगा या नहीं होगा ना। लेकिन हम यहाँ एक ही बात से खुश हो जाते हैं कि फलाने ने सरकार पर नियंत्रण लगाया, बस हमें अच्छा लगा कि चलो सरकार पर कोई नियंत्रण लगाने वाला मिल गया।
तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपके लिए नियंत्रण नहीं लगा रहा है। याद रखना, अगर न्यायपालिका भी सरकार पर नियंत्रण लगा रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो भी इसका प्रयास करेगी कि आगे चलकर सरकार की भूमिका ही निभाने लग जाए। और जिस दिन सरकार की बागडोर, सरकार के जो वास्तविक कार्य न्यायपालिका के हाथ में आ गए ना, तो फिर वो न्यायपालिका अपने हिसाब से शासन को संचालित करने लग जाएगी। ये एक प्रकार की आलोचना है ना, ये आलोचना के तहत हम बात कर रहे हैं अब। जैसे कि दोस्तों आप म्यांमार में देखिए, अभी ये लास्ट टाइम में क्या हुआ था म्यांमार में, बर्मा में, जिसे आप म्यांमार कहते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र देश सरकार से क्या हुआ, अचानक से सैनिक शासन लग गया, वहां पर सेना ने कब्जा कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो अधिकतम शक्तियां धीरे 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 सैनिक शासन लेता रहा। सैनिक जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका के पास में शक्तियां अधिकतम जाती गई। तो पहले जो विधायिका के पास शक्तियां थी वो धीरे धीरे कार्यपालिका के पास जाती रही। न्यायपालिका की जो शक्तियां थी वो भी धीरे धीरे कार्यपालिका अपनी ओर लेता गया। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे कार्यपालिका सक्रियता, या न्यायिक सक्रियता बोला हमने, वहां कार्य सक्रियता बोल सकते हो या कार्यपालिका की सक्रियता बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, बर्मा की मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। तो बर्मा में जिस प्रकार से विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को धीरे धीरे कार्यपालिका अपनी ओर करने लगी, और जिस दिन उसे महसूस हुआ कि यार अब तो मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, कि सारी शक्तियां मेरे पास आ चुकी है, तो वैसे ही उसने क्या किया कि संवैधानिक जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका और सैनिक शासन को स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से म्यांमार में सैनिक शासन व्यवस्था लागू हो गई। अफगानिस्तान के हालात देख लीजिए क्या हो रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अगर देश का संचालन होता है तो उससे ज्यादा उचित इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है ना? तो इसी आधार पर हम इसकी आलोचना अर्थात न्यायिक सक्रियता की आलोचना कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियता की आलोचना इसी आधार पर कर सकते हैं कि हमारे संविधान में जिन शक्तियों को जिसे दिया गया है वो उसी का प्रयोग करे तो वो ज्यादा उचित होगा, राष्ट्र हित में, जनहित में, है ना। अगर कोई किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप करने लगेगा तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, और जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, किसी के प्रभाव में आकर कार्य करता है, तो वो उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, कैमरा पूरा डाउन हो चुका, डिस्चार्ज हो चुका है। मुझे माफ करना, क्लासेस यहीं रोकनी पड़ेगी। आलोचना इसमें चेक कर लेते हैं फटाफट। लास्ट ही बचा यार, आलोचना आप स्लाइड से पढ़ लेंगे, है ना। आलोचना में ज्यादा विशेष कुछ भी नहीं है, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, कैमरा चूंकि पूरा डाउन हो चुका है, बस एक मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाएगा ये। ठीक है, इसलिए मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर बंद हुआ तो जो रिकॉर्डिंग हुई है ये भी चली जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।